हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अलका गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजस्थान गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ा रही हूँ प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, और उन विचारकों में है मनु। स्टूडेंट्स, इसका पहला वीडियो आप देख चुके हैं। आज मनु के विचारों का दूसरा वीडियो मैं लेकर आई हूँ और इसके बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपके इन कमेंट्स पर मैं सही साबित हूँ। स्टूडेंट्स, पहले वीडियो में मैंने आपको बताई थी मनुस्मृति के बारे में। मैं शॉर्ट में दोबारा उनको रिपीट करती हूँ। मनुस्मृति जो विचारक मनु हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण आदि ग्रंथ माना जाता है। मनु को आदि विचारक माना जाता है और जो प्रथम जो राजा हुए हैं वो भी मनु हुए हैं। और मनुस्मृति में उन्होंने 12 अध्यायों में से जो 7वां और 8वां अध्याय है, उन दोनों अध्यायों में उन्होंने राज्य की उत्पत्ति, राज्य की सारी व्यवस्थाएं, राज्य की न्याय प्रक्रिया, मंत्रिपरिषद, राजा के कार्य आदि का विस्तार से विश्लेषण वर्णन किया है। तो मैंने पहले वीडियो में आपको राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, जो दैवी सिद्धांत है, उसके बारे में बताया था काफ़ी विस्तार से, और राज्य के जो अंग हैं उन अंगों के बारे में आपको बताया था। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बता रही हूँ आदर्श राजा की विशेषताएं, यानी जो विशेषताएं मनु ने आदर्श राजा की बताई हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो जो राजा है, राजा का मुख्य कार्य क्या है? प्रजा की रक्षा करना, कल्याण करना और समाज में शांति व्यवस्था रखना। स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है उसका जो मुख्य कारण है वो है कि समाज में अव्यवस्था व्याप्त थी। जो कि बलवान लोग थे, जो सबल लोग थे, वो निर्बलों को परेशान करते थे। और ऐसी स्थिति में समाज में ऐसी अप्राकृतिक अवस्था को समाप्त करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोग जो है वो ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा ने अपना जो मानस पुत्र थे मनु, उनको राजा बना करके पृथ्वी पर भेजा। तो ऐसे राजा में, जो कि इतनी मुश्किल से राजा बना के भेजा है और इन व्यवस्थाओं के लिए भेजा है, तो ऐसे राजा में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इन सब का वर्णन आज के वीडियो में हम पढ़ते हैं। तो राजा जो है उसका मुख्य कार्य है कि वह समाज में शांति व्यवस्था, प्रजा की रक्षा करेगा। तो ऐसी स्थिति में उसमें चूँकि पहले से ही जो राजा बनाया है उसमें 8 देवताओं के अंश हैं। उन 8 देवताओं का जो अंशों का वर्णन मैं आपको पहले कर चुकी हूँ। तो राजा जो है वो उन देवताओं के अंशों को धारण करते हुए सारे कार्य को करेगा। और जो राजा है वो विद्वान होगा, यानी वो सभी प्रकार से उसको ज्ञान होगा। देखिए, यदि उसे ज्ञान नहीं होगा तो वो न्याय कैसे करेगा, वो किसी बात को समझेगा कैसे? उसको शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, उसे व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए, उसे जो वर्तमान में जो सारे नियम कानून चल रहे हैं उनका सबका ज्ञान होना चाहिए। वो जितेंद्रिय होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि कोई भी महिला आ गई उसके फिसल जाए, या कोई भी पैसे का उसको लोभ आ गया उसके लिए वो फिसल जाए। किसी प्रकार का लोभ, लालच, मोह, माया उसको नहीं होनी चाहिए। तो जितेंद्रिय होना चाहिए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला होना चाहिए वो, और जिससे कि वो निष्पक्ष होकर के राज्य कर सके, न्याय कर सके, प्रजा की रक्षा कर सके। इसके अलावा न्याय होना चाहिए राजा, यानी उसके मन में, स्वयं के मन में बिल्कुल ये होना चाहिए कि नहीं, मुझे तो दूध का दूध और पानी का पानी करना है और इसके लिए ही मेरा राजा के रूप में मेरा अभिषेक हुआ है, मैं पधारूण हुआ हूँ। इसके अलावा जो राजा है वो विनीत होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। ये नहीं कि वो किसी को फटकार दे, किसी का भी पिटाई लगा दे, या किसी को मरवा दे, किसी को कारागार में डाल दे। कोई भी दंड राजा जो है वो बिना बात के नहीं दे सकता। और राजा जो है वो कुलीन होना चाहिए। मनु ने विशेष रूप से ध्यान दिया है कि राजा कुलीन होना चाहिए। कुलीन का मतलब राजा जो है वो उच्च वर्ग से होना चाहिए, क्योंकि मनु जो है वो सामाजिक थोड़ी असमानता, समानता पर बड़ा ध्यान देते हैं, ऊंच नीच पर ध्यान देते हैं, वर्णाश्रम पर बहुत उन्होंने ध्यान दिया है, वर्ण व्यवस्था पर। और इसलिए वो चाहते हैं कि राजा जो है वो उच्च वर्ण का होना चाहिए, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य भी हो सकता है, लेकिन शूद्र किसी भी हालत में वो नहीं हो सकता, ऐसा मनु का मानना है। तो राजा जो है वो कुलीन जरूर होना चाहिए, समाज में कुलीन ही उसकी स्त्री होनी चाहिए, और लोकप्रिय होना चाहिए, यानी सब उसे पसंद करें राजा को, इस प्रकार का होना चाहिए। और राजा जो हैं
वो ऐसे विद्वान जो कि 3 वेदों के ज्ञाता हो और जिनको कि तर्क विद्या, दंड का और अन्य बातों का, नीति का ज्ञान हो और जो ब्रह्म विद्या का जिनको ज्ञान प्राप्त हो, ऐसे राजा मतलब ऐसे लोगों के साथ में उसे रहना चाहिए, ऐसे विद्वानों की संगति उसे करनी चाहिए। तो राजा जो है उसमें बहुत सारे गुण मनु ने बताए हैं, उन सब गुणों से संपन्न वो राजा होना चाहिए। और राजा जो है वो निरंकुश नहीं होना चाहिए, मनमाना आधार पर शासन करने वाला नहीं होना चाहिए। और राजा जो है वो मतलब न्यायी तो हो, दंड देने वाला तो हो, लेकिन निरंकुश नहीं हो। निरंकुश यानी अंकुश होना चाहिए। तो मनु ने राजा को निरंकुश नहीं माना है, अपितु उसने धर्म का अंकुश राजा के ऊपर लगाया है। तो राजा जो है वो धर्म के आधार पर, इसके अलावा लोगों की जो सामान्य प्रजा है उससे भी डरने वाला होना चाहिए। सामान्य प्रजा भी राजा को हटा सकती है यदि राजा कोई भी कार्य ऐसा करता है जो कि प्रजा के अनुकूल नहीं है। और राजा जो है चूँकि उसके अंदर 8 देवताओं के अंश हैं, तो राजा को उन 8 देवताओं के अंशों को ध्यान में रखते हुए अपना जो कार्य है वो करना चाहिए, उनके अनुसार उनके गुणों को धारण करते हुए। जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया कि राजा चूँकि उसके अंदर चंद्र का गुण है, वो शांतिपूर्वक कार्य भी कर सकता है, उसके अंदर सूर्य का गुण भी है, तो वह तप्त भी हो सकता है, वो नाराज भी हो सकता है, वो अग्नि का गुण भी है उसके अंदर, तो वो जला भी सकता है, यानी वो किसी का गलत भी कर सकता है यदि वो चाहे तो। लेकिन वो जो भी करे वो न्यायपूर्वक कार्य करने वाला होना चाहिए। तो राजा जो है जो भी कार्य करे वो निरंकुश नहीं हो, लेकिन वो मनमाना नहीं कर सकता। मनमाना यदि वो करेगा तो जनता को अधिकार है कि वह उस राजा को पद से हटा सकती है। तो राजा जो है वो नियमों के अनुसार प्रजा का पालन करे, प्रजा की रक्षा करे, इस प्रकार का मनुस्मृति कहती है। दूसरा जो विचार स्टूडेंट्स मैं आज आपके लिए पढ़ा रही हूँ वो है मंत्रिपरिषद, यानी जो राजा है वह अकेला देखिए कार्य नहीं कर सकता, उसको कार्य करने के लिए अपने कुछ सहायकों की जरूरत पड़ती है। जैसे हम वर्तमान में कहें कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल होता है प्रधानमंत्री की सहायता के लिए या राष्ट्रपति की सहायता के लिए। कई देशों में राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल होता है, हमारे यहाँ पर संसदात्मक व्यवस्था है। तो हमारे यहाँ पर संसद और प्रधानमंत्री मुख्य हैं जो कि राजकार्य चलाते हैं। तो एक मंत्रिपरिषद हो, और चूँकि राजा अकेला काम नहीं कर सकता तो मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होने चाहिए वो भी बड़े विद्वान बुद्धिमान होने चाहिए, उनमें भी ये सारे गुण होने चाहिए जो कि राजा के लिए मैंने अभी आपको गुण बताए हैं। और राजा को सही सलाह देने वाले होने चाहिए मंत्री, ऐसा नहीं चापलूस हो कि नहीं आप बिल्कुल सही हो, और जो भी गलत सही राजा कर रहा है उसको सही रास्ते पर लाने वाले मंत्री होने चाहिए। और राजा की वास्तव में वो हेल्प करें, क्योंकि राजा देखिए सब जगह अकेला नहीं जाता, मंत्री उसके आँख कान नाक सब होते हैं, वो उसको सारी सलाह देते हैं कि कैसे उसे अपना कार्य करना है। तो वैसे मंत्रियों के लिए भी कहा है कि मंत्री भी कुलीन वर्ग से हो, और अन्य सारे गुण उसमें जितेंद्रीय हैं, न्यायी हैं, पराक्रमी हैं, ये वेदों के ज्ञाता हैं, शास्त्रों का ज्ञान उनको होना चाहिए, ये सब तो उनके अंदर होना ही चाहिए। तो राजा जो है वो मंत्रियों से मंत्रणा करे, हर विषय पर उनसे मंत्रणा करे। मंत्रणा पृथक पृथक भी हो सकती है और मंत्रणा एक साथ भी कर सकता है। और राजा मंत्रणा तो करे, लेकिन जो निर्णय करे राजा वो अपने अनुसार करे, सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राजा वो करे। और यदि हम संख्या की बात करें तो जो संख्या है वो कोई निश्चित नहीं करी है मनु ने, वो संख्या कम भी हो सकती है और परिस्थिति के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार वो संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। सामान्यतः 7 या 8 की संख्या बताई है मंत्रियों की। और राजा जो है वो उनका जो चयन है, उनका जो परीक्षण है वो शूरवीरता के आधार पर, इसके अलावा वो अच्छे से परीक्षण करके उनकी पुरानी जो उनका पूर्वजों ने कार्य किया है उन सबको देखते हुए राजा उन पर उनको नियुक्त करे, उनकी परीक्षा ले पूरी तरह से। मनमाने आधार पर राजा किसी की नियुक्ति नहीं करे, क्योंकि मैंने जैसे अभी आपको बताया कि राजा स्वयं कार्य नहीं करता, उसको जो मंत्री सलाह दे देते हैं, जो मशवरा दे देते हैं, जो उसको सूचनाएं एकत्रित करके देते हैं, उनके आधार पर राजा कार्य करता है। मंत्री
कई प्रकार के हो सकते हैं, अच्छे बहुत ही उच्च कोटि के हो सकते हैं, बहुत निम्न भी हो सकते हैं, सभी प्रकार के मंत्री हो सकते हैं। तो राजा ये कोशिश करे कि उच्च कोटि के मंत्री रखे, और मंत्रियों का भी ये कर्तव्य है कि राजा यदि कोई गलत कार्य करता है तो राजा को जान की रक्षा की सलामी, मतलब जान की रक्षा की गारंटी लेते हुए राजा को गलत कार्य करने से मंत्रियों को रोकना चाहिए, तभी मंत्री जो है वो सही सलाह दे सकते हैं। और राजा भी ये नहीं कि अपनी मनमानी करे, मंत्रियों की सलाह मशवरा उसको मानना चाहिए, क्योंकि मंत्री राज्य के हित में ही सारी सलाह देंगे। और इस तरह से जो मंत्री परिषद है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि मंत्रियों में भी राजा के वही गुण होते हैं। कई बार ये होता है कि मंत्रियों के आधार पर ही राजा बहुत लंबे समय तक शासन कर पाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको इतना ही बता रही हूँ, और अगले वीडियो में फिर मनुस्मृति की और बहुत सारी बातें आपको मैं बताऊँगी। और तब तक के लिए थैंक यू।